हाय गाइस, मैं कुशल हूं आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 10.2 सीखेंगे जिसमें हम डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन सम के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे जो कि हमारे कंटिन्यूअस टाइम केस से बहुत सिमिलर है। तो आज है हमारे पास मॉड्यूल 10.2 डिस्क्रीट टाइम convolution sum examples and properties। तो जैसा कि आपको याद होगा, जो पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोई LTI सिस्टम अगर हो जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है h ऑफ n, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम केस है तो हम इसमें जो वेरिएबल n ले रहे हैं और उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं। तो इसमें हमारा अगर कोई इनपुट है x ऑफ n तो उसका अगर आउटपुट आता है y ऑफ n, तो क्योंकि ये सिस्टम LTI है हम उसके आउटपुट को उसके इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स के कॉन्वोल्यूशन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? ये कॉन्वोल्यूशन होता है एक सम विच इज k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। हमने पिछले मॉड्यूल में इसका एक एग्जाम्पल भी देखा था कि इस कॉन्वोल्यूशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इनके थोड़े से अलग तरह के एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कि हम कितनी आसानी से ये कॉन्वोल्यूशन सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो है x ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा पावर n u ऑफ n फॉर, जहां पे हम मानेंगे कि हमारा अल्फा एक रियल नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में है, और जो h ऑफ n को हम लेंगे वो है हमारा सिंपली u ऑफ n। तो अगेन जो u ऑफ n है वो है एक यूनिट स्टेप फंक्शन, जैसे कि हमारा कंटिन्यूअस टाइम केस में यूनिट स्टेप फंक्शन था वैसे ही हमारा डिस्क्रीट टाइम केस में भी ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो ये फंक्शन किस तरीके से लगता है, इसे हम अगर प्लॉट करें n एक्सिस में तो ये n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, सारे पॉजिटिव n वैल्यूज के लिए कांस्टेंट है और इसकी मैग्नीट्यूड है 1, और ये सारे नेगेटिव n वैल्यूज के लिए 0 है, जैसे कि हमारा कंटिन्यूअस टाइम केस में होता था। तो अभी हम अगर इन दोनों फंक्शंस को लें x ऑफ n और h ऑफ n और उन दोनों को अगर हम कॉन्वॉल्व करना चाहें तो देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये सम है, इस सम के एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग x ऑफ k की जगह पे हम इसको यूज करेंगे और h की जगह पे हम इसे यूज करेंगे। तो हमारा y क्या हो जाएगा, y ऑफ n is equal to summation k equal to minus infinity to plus infinity alpha power k u of k into u of n minus k। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे x of k हमने कैसे लिखा, यहाँ पे n की जगह पे हमने बस k सब्स्टिट्यूट कर दिया, और h of n माइनस k में हमने क्या किया कि यहाँ पे n की जगह पे हमने n माइनस k सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसे हमें सम करना है फ्रॉम k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा u ऑफ k है वो सिर्फ k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हमारा नॉन जीरो होता है और नेगेटिव k के लिए वो हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि इस सम में जो नेगेटिव k की जितनी इंडेक्स है उनके लिए ये टर्म जो है 0 होगा, यानी कि उसका समेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यानी कि हम इस u ऑफ k टर्म को निकाल के हम लिख सकते हैं दिस इज समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अल्फा पावर k u ऑफ n माइनस k। तो एक टर्म को हमने यहां से निकाल दिया। अब ये जो टर्म है ये किस तरह का लगता है, अगेन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है
कि जो हमारा वेरिएबल है वो k है एंड नॉट n। तो विथ रेस्पेक्ट टू k वेरिएबल हम अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा लगेगा? अगेन इसे निकालने के लिए हमें पहले u ऑफ k को फ्लिप करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये n वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे हमारा k वेरिएबल है और ये है u ऑफ k। तो इसे हम अगर फ्लिप करेंगे तो क्या होगा? 0 तो 0 पे ही रहेगा, बट 1 जो है वो -1 पे आ जाएगा, 2 -2 पे आ जाएगा, 3 -3 पे आ जाएगा एंड सो ऑन। और फिर हम उसे n टाइम यूनिट से राइट साइड में अगर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास होगा कुछ इस तरह का सिग्नल। ये होगा n पे, फिर ये होगा n-1, n-2 एंड सो ऑन, और मैग्नीट्यूड सबकी होगी 1। ये है u ऑफ n-k कंसिडरिंग द वेरिएबल टू बी k। तो अभी इस सम में हम अगर देखें कि जो हमारा समेशन है वो है k इक्वल टू 0 से इंफिनिटी के लिए। तो ये समेशन हमारा नॉन जीरो कब होगा? हमारा जो n है वो अगर 0 से कम है। अगर हमारा n अगर 0 से कम है तो यहां पे सिर्फ हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगी, क्योंकि हमारा k हमेशा पॉजिटिव है और u में जब कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसका रिजल्ट होता है 0। यानी कि इस सम में नॉन जीरो वैल्यू आने के लिए ये जरूरी है कि जो n है वो 0 से ज्यादा हो, और n अगर 0 से ज्यादा होगा तो ये समेशन कहां तक होगा? ये समेशन होगा 0 से n तक, क्योंकि n के बाद में ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यूज हैं सारी जीरोज। तो ये जो समेशन फिर हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n अल्फा पावर k। तो यहां पे अगेन हमने क्या किया कि ये जो हमारा टर्म था यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ n-k एज अ फंक्शन ऑफ k, ये हमारा इस तरीके से लगता है। और क्योंकि हमारा ये सम जो है ये 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू k, तो ऑब्वियसली हमारा n अगर 0 से कम होगा तो इस सम में कोई भी टर्म्स नहीं आएंगे, क्योंकि नेगेटिव n के लिए u के अंदर में सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और उनके लिए यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। यानी कि जब n हमारा पॉजिटिव होगा तभी जाके हमारे पास ये सिग्नल आएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और n लेस देन 0 के लिए ये जो फंक्शन है ये हमारा 0 हो जाता है। तो इसे हम अगर सम करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये हमारा आएगा समेशन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। और क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ नॉन नेगेटिव n के लिए डिफाइंड है, ये नेगेटिव n के लिए 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे इसे u ऑफ n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने अगर u ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली हम ये बता रहे हैं कि नेगेटिव n के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 है। तो ये है हमारा रिजल्ट एक सिंपल से इस तरह के कॉन्वोल्यूशन सम के लिए। अब इसी तरह का एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि इससे थोड़ा सा अलग है। हम लेते हैं x ऑफ n को इक्वल टू 2 पावर n u ऑफ माइनस n, और h ऑफ n को हम लेते हैं अगेन सेम u ऑफ n। तो हमारा सिस्टम अभी वही है, हमने बस यहाँ पे आउटपुट को बदल दिया है। तो अगेन हम लिखेंगे y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n कन्वॉल्व विथ h ऑफ n, और वो क्या होगा? समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इन दोनों फंक्शंस के जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी
2 पावर k u ऑफ माइनस k इंटू u ऑफ n माइनस k। तो अब देखते हैं कि इसका जो सम है वो क्या होगा। अब u ऑफ माइनस k क्या होगा, u ऑफ k का फ्लिप्ड वर्जन, यानी कि हम अगर ड्रॉ करते हैं k एक्सिस में u ऑफ k, तो वो होगा नॉन जीरो सिर्फ इन k वैल्यूज के लिए जो हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और सारे नेगेटिव k के लिए ये 0 होगा। तो अब हम अगर इसे अगर फ्लिप करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा कि वो सिर्फ 0, -1, -2 एंड सो ऑन के लिए नॉन जीरो होगा, और बाकी सारे पॉजिटिव k के लिए उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। यानी कि इस सम में जो लिमिट्स है हम ले सकते हैं फ्रॉम -∞ टू 0, क्योंकि पॉजिटिव k के लिए ये फंक्शन जो है वो 0 है। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू समेशन k इक्वल टू -∞ टू 0 2 पावर k u ऑफ n माइनस k। अब जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया था कि जो u ऑफ n माइनस k है वो क्या होगा, वो होगा इस सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन। तो ये था हमारा u ऑफ माइनस k। तो इसे हम अगर शिफ्ट करेंगे तो हमारे जो मैग्नीट्यूड हैं वो तो सेम ही रहेंगे 1, लेकिन हमारा सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n, फिर होगा n-1, ये वाला होगा n-2, ये वाला होगा एट n-3, ये होगा n-4 एंड सो ऑन। तो अभी हम इस सम को अब किस तरीके से करें। अब देखिए, अगर हमारा n अगर 0 या 0 से ज्यादा है तो ये फिर समेशन जो है पूरा आएगा -∞ से 0 तक, क्योंकि इन सारे के वैल्यूज के लिए हमारा जो u फंक्शन है वो नॉन जीरो है और उसकी मैग्नीट्यूड है 1। लेकिन अगर हमारा n अगर नेगेटिव है तो यानी कि ये जो समेशन है ये सिर्फ k से k इक्वल टू -∞ से n तक ही होगा, क्योंकि उसके बाद में जो k की वैल्यूज हैं उनके लिए इस यूनिट स्टेप वैल्यू की इस यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यानी कि हमारा अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब हमारा होगा y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू -∞ टू 0 2 पावर k। अगेन ऐसा क्यों, क्योंकि n अगर 0 से अगर ज्यादा है तो हम ये समेशन कहां से कर रहे हैं, -∞ से 0 तक, और अगर हमारा n अगर 0 या 0 से ज्यादा है यानी कि u के जो सारे टर्म्स हैं वो हमारे इस समेशन में नॉन जीरो हैं, तो इसीलिए हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा अगर n जो है वो 0 से छोटा है तो हमारा y ऑफ n जो है वो हो जाएगा समेशन k इक्वल टू -∞ अप टू ओनली n 2 पावर k। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा n अगर 0 से छोटा है तो हम k को सिर्फ n तक ही ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में इसकी वैल्यूज जो हैं वो 0 हो जाती हैं। तो अभी हम इन दोनों सम्स को कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। इसको अगेन करने के लिए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज कर सकते हैं। बस हमें एक चीज करनी है कि हमें इस k इक्वल टू -∞ से 0 को हमें 0 से इंफिनिटी बनाना है, और उसके लिए हम ले सकते हैं कोई दूसरा वेरिएबल r जो है -k। तो हम अगर उस दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2 पावर -r, जहां पे हमने लिया है r इज इक्वल टू -k। और 2 पावर -r क्या होता है, 2 पावर -r होता है हाफ पावर r। तो अब इसे कैसे सम करना है, ये बहुत आसान है। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है जो कि हमने स्कूल में सीखा होगा, उसको यूज करके हम अगर इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1/1 - हाफ
विच इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है, ये जो हमारा समेशन है, इसका रिजल्ट आ गया 2। अभी हमें इस वाले सम का फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो इसके लिए अगेन हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। सबसे पहले हम k को कुछ और लिखेंगे। हम अगेन इसको k इक्वल टू -r लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले स्टेप में किया। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू -n से इंफिनिटी हाफ पावर r। और अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम इस r को हम शिफ्ट कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 से इंफिनिटी हाफ पावर m माइनस n। तो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है? हमने एज्यूम किया है दैट m माइनस n इक्वल टू r, यानी कि जब हमारा r जब यहाँ पे माइनस n था, तो यहाँ पे हम अगर माइनस n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू 0। तो ये लोअर लिमिट हो गई m इक्वल टू 0। जब r हमारा इंफिनिटी है तब हमारा m भी इंफिनिटी होगा, और उस वजह से यहाँ पे r की जगह पे यहाँ पे हमने फिर m माइनस n लिख दिया है। अब ये जो समेशन हो रहा है वो m इक्वल टू 0 से इंफिनिटी पे हो रहा है, और जो n है वो m पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू इस हाफ पावर माइनस n को हम समेशन के बाहर ला सकते हैं, और ये हो जाएगा समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी हाफ पावर m। तो अब इसकी वैल्यू क्या है? ये जो समेशन है ये अभी हमने किया यहाँ पे ऊपर, और इसकी वैल्यू आई 2। तो ये जो सम है इसकी वैल्यू भी ऑब्वियसली 2 आएगी, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 पावर n इंटू 2, यानी कि 2 पावर n प्लस 1। तो हमने अब क्या किया? हमने इन दोनों सिग्नल्स को लिया, उनका कॉन्वोल्यूशन सम हमने ऐसे एक्सप्रेशन को यूज करके लिखा, फिर उसे सिंप्लीफाई किया यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टीज यूज करके, और फिर ज्योमेट्रिक फंक्शन यूज करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के समेशन के फॉर्मूले को यूज करके हमने दोनों का सम निकाला। अगेन जैसे कंटिन्यूअस टाइम केस के लिए हमने बताया था कि जब आप ये कॉन्वोल्यूशन ऐसे अगर ब्रेक करके निकालते हैं अलग अलग केस के लिए, तो आपको बाउंड्रीज पे इनकी वैल्यूज मैच हो रही है कि नहीं ये चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे बाउंड्री कौन सी है? वो है n इक्वल टू 0, क्योंकि n लेस देन 0 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो एक्सप्रेशन है वो बदल जा रहा है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू आई हमारे पास 2, और n लेस देन 0 के लिए हम अगर n इक्वल टू 0 अगर यहां डालेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि बाउंड्रीज पे ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं वो मैच कर रहे हैं। तो हम थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि हमने जो डेरिवेशन किया है वो हमने सही किया है। तो ये थे दो सिंपल एग्जांपल्स डिस्क्रीट टाइम केस के लिए कॉन्वोल्यूशन निकालने के लिए। तो अगेन आप सिर्फ इन पे डिपेंड मत होइए, जो किताब है उसमें और भी जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि तभी जाके आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि डिस्क्रीट टाइम जो कॉन्वोल्यूशन सम होता है उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और वो जो कंटिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल है उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो जैसा कि हमने कंटिन्यूअस टाइम केस के लिए किया था कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारे डिस्क्रीट टाइम केस के लिए भी होल्ड करती है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है कि x ऑफ n कन्वॉल्व विथ h ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ n कन्वॉल्व विथ x ऑफ n। तो आप x ऑफ n और h ऑफ n को अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन मैं इन रिलेशंस को डिराइव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनका डेरिवेशन एग्जैक्टली कंटिन्यूअस टाइम केस के जैसा ही है, तो आप वही सेम प्रोसेस यूज करके इन्हें भी डिराइव करके आप चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि x ऑफ n कन्वॉल्व विथ h1 ऑफ n प्लस h2 ऑफ n will be equal to x of n convolved with h1 of n
प्लस x ऑफ n कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ n। यानी कि आपके पास अगर दो अलग अलग सिस्टम्स हैं H1 और H2 और आपका जो सिग्नल है वो दोनों के थ्रू पास हो रहा है और फिर जाके वो इस तरीके से ऐड होके आउटपुट में आ रहा है, तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम रिप्रेजेंट करता है इस वाले एक्सप्रेशन को। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम अब क्या करेंगे कि दिस इज इक्विवेलेंट टू कि हम x ऑफ n इनपुट लें और उसे हम इस सिस्टम में इनपुट करें जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स है h1 ऑफ n प्लस h2 ऑफ n। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा एग्जैक्टली सेम y ऑफ n। तो ये है हमारे LTI सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी भी आती है जिसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे यहां पे हमारे पास दो सिस्टम इस तरीके से पैरेलल में आए हैं, वैसे ही हम अगर दो सिस्टम को अगर कैस्केड में या सीरीज में लगाएं तब क्या होगा। यानी कि हम अगर हमारा इनपुट लें x ऑफ n और उसे अगर एक सिस्टम में इनपुट करें जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स है h1 ऑफ n और इस आउटपुट को हम अगर एक दूसरे सिस्टम में इनपुट करें जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स है h2 ऑफ n, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो होगा एग्जैक्टली सेम एज कि हम एक इनपुट लें x ऑफ n और उसे एक कंपोजिट सिस्टम में इनपुट करें जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स है h1 ऑफ n कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ n। तो ये एग्जैक्टली जैसे हमारा कंटिन्यूअस टाइम केस जैसे था वैसे ही एग्जैक्टली ये हमारा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने अगर एक इनपुट लिया x ऑफ n, उसे हमने एक सिस्टम में इनपुट किया h1 ऑफ n में और फिर उस आउटपुट को हमने लेके दूसरे LTI सिस्टम में अगर हमने इनपुट किया तो उसका जो आउटपुट आया y ऑफ n, ये प्रोसेस एग्जैक्टली एनालॉगस है इस सिस्टम से। हमने x ऑफ n को इनपुट लिया और फिर उसे इनपुट किया इस सिस्टम में जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स है h2 ऑफ n, h1 ऑफ n कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ n। तो हमारे पास वही एग्जैक्टली वही सेम आउटपुट आएगा y ऑफ n। तो यहाँ पे अगेन जो कंटिन्यूअस टाइम केस के लिए था कि जो टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसा ही कुछ होता है, लेकिन जो फूरियर ट्रांसफॉर्म जो कैलकुलेट करते हैं हम डिस्क्रीट टाइम केस के लिए वो थोड़ा सा अलग होता है जो हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो इन तीनों के अलावा और दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी LTI सिस्टम्स की, वो थी कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी। तो देखते हैं कि डिस्क्रीट टाइम केस के लिए वो क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस टाइम केस के लिए हमारा सिस्टम कॉजल तब था जब हमारा h ऑफ t was 0 फॉर ऑल नेगेटिव टाइम। तो एग्जैक्टली हमारे डिस्क्रीट टाइम केस में भी एग्जैक्टली वही कंडीशन होती है कि सिस्टम अगर कॉजल है, सिस्टम इज कॉजल only if h of n is equal to 0 for all n। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है जैसे कंटिन्यूअस टाइम केस में था। वो क्या है कि कॉजालिटी का मतलब ये है कि आपका आउटपुट नॉन जीरो तभी होना चाहिए जबकि कोई प्रीवियस टाइम में आपका इनपुट नॉन जीरो रहा हो। और इंपल्स रेस्पॉन्स क्या होता है? इंपल्स रेस्पॉन्स होता है सिस्टम का आउटपुट जब हम उसमें डेल्टा ऑफ n जब इनपुट कर रहे हैं, और डेल्टा ऑफ n हर नेगेटिव टाइम के लिए 0 होता है। यानी कि अगर आपका सिस्टम कॉजल है तो उसमें नेगेटिव टाइम के लिए कोई आउटपुट नहीं आ सकता है। तो वहां से हमें ये कंडीशन मिलता है कि अगर हमारा सिस्टम कॉजल है
तो h ऑफ n जो कि उसका इंपल्स रिस्पॉन्स है उसे हर नेगेटिव टाइम के लिए 0 होना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम फिर स्टेबिलिटी की कंडीशन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने कंटिन्यूअस टाइम के लिए केस किया था। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टेबिलिटी होती है वो कई अलग अलग तरह की होती है, लेकिन इस सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स में हम जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो है बाइबो स्टेबिलिटी, यानी कि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। तो हमारा जो इनपुट है हमारे एलटीआई सिस्टम में, अगर वो बाउंडेड है यानी कि वो किसी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स के बीच में है, तो हमारा आउटपुट भी बाउंडेड होगा, वो किसी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स के अंदर होगा, वो उसके बाहर नहीं जाएगा। तो कंटिन्यूअस टाइम केस के लिए हमने पाया था कि जो कंडीशन है जो इसको इंश्योर करती है वो ये है कि हमारा जो h ऑफ t है इंपल्स रिस्पॉन्स वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आप डिस्क्रीट टाइम केस के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल आपका जो h ऑफ n है वो भी एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। कंटिन्यूअस टाइम केस में एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल था, यहां पे हमारा एब्सोल्युटली समेबल है। तो मतलब सिस्टम इज absolutely system is stable only if summation h of n mod over all n is less than infinity। लेस देन इन्फिनिटी लिखने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो कोई फाइनाइट वैल्यू आए। तो ये है हमारे कंडीशंस कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी के। तो आज के मॉड्यूल में हमने देखा कि हमारा जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है उसके कुछ हमने एग्जांपल्स देखे कि उसके हम कन्वोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी जाना। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हम डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम्स को भी एलसीसीडीई के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कंटिन्यूअस टाइम केस के लिए किया था, एलसीसीडीई का मतलब था लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे डिस्क्रीट टाइम केस में क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम LCCDE एक्रोनिम यूज करते हैं, बट जो D है कंटिन्यूअस टाइम केस में डिफरेंशियल था, यहाँ पे वो डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम्स को हम कैसे लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशंस के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।